नमस्कार। यूरोप इस समय एक कहना चाहिए कि भयंकर और समय से पहले आई गर्मी की लहर से जूझ रहा है। जी हाँ। दक्षिणी हिस्सों में तो तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, मतलब ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 46 डिग्रीज। आज हम इसी अभूतपूर्व गर्मी, इसके जो असर हो रहे हैं और कारण क्या हैं, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे जो स्रोत हैं वो इस विषय पर प्रकाशित विस्तृत लेख हैं, और ये विश्लेषण मुझे लगता है यूपीएससी उम्मीदवारों और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारा मकसद है इस गंभीर स्थिति को समझना, मतलब जमीन पे क्या हो रहा है, असल में लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। सही बात है। तो आइए इस स्थिति को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। जी। पहले तो ये देखें कि कौन कौन से देश ज्यादा प्रभावित हैं। इटली, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, ये नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से दक्षिणी यूरोप। फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर मार्से, वहां भी पारा 41.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह लोगों को थोड़ी राहत मिले, इसके लिए पब्लिक स्विमिंग पूल मुफ्त कर दिए गए हैं। अच्छा। और यहां तक कि लंदन में विंबलडन, उसने भी अपने इतिहास का सबसे गर्म शुरुआती दिन देखा। हाँ, ये भी खबर थी। और देखिए, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये गर्मी ना सिर्फ बहुत तेज है, बल्कि सामान्य से पहले आई है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और अनुमान ये है कि ये अगले हफ्ते तक जारी रह सकती है। मतलब फिलहाल कोई राहत की उम्मीद कम ही है। ये तो वाकई चिंताजनक बात है। इटली की बात करें तो वहाँ लाजियो और टस्कनी जैसे इलाकों में ये भी सुनने में आ रहा है कि दिन के सबसे गर्म समय में बाहर काम करने पर रोक लगाने की योजना बन रही है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अस्पतालों पर भी दबाव बहुत बढ़ गया है। इटली की जो आपातकालीन चिकित्सा सोसाइटी है, उनका कहना है कि हीट स्ट्रोक के मामले करीब 10% बढ़ गए हैं। 10%? जी हाँ। खासकर बुजुर्गों में, कैंसर के मरीजों में और जो बेघर लोग हैं उनमें। ओहो। नेपल्स जैसे शहरों में तो अस्पताल हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खास इंतजाम भी कर रहे हैं, जैसे वो कोल्ड वाटर इमर्जन वगैरह। अच्छा। तो ये दिखाता है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं उन पर कितना बोझ पड़ रहा है और कैसे ये जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा कमजोर वर्गों पर होता है। बिल्कुल सही कहा। और पर्यटकों का क्या हाल है? रोम, मिलान जैसी जगहें तो भरी रहती हैं इस मौसम में। हाँ, बिल्कुल। वहां भी पर्यटक गर्मी से बचने के लिए छातों का, फव्वारों का सहारा ले रहे हैं। रोम में मेक्सिको से आई एक पर्यटक का अनुभव सुना मैंने। वो बता रही थी कि हवा बिल्कुल नहीं है, नमी बहुत है, पसीने में डूबे हुए हैं और रात में तो जैसे दम घुटता है। और स्पेन में भी वहां की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा कह रही है कि ये जून रिकॉर्ड का सबसे गर्म महीना हो सकता है। ओहो, ये तो हुई इंसानों पर असर की बात। जी। लेकिन पर्यावरण पर्यावरण पर भी तो इसका बुरा असर पड़ रहा होगा। निश्चित रूप से। जब तापमान इतना ज्यादा होता है तो जमीन सूख जाती है और फिर जंगल की आग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। ग्रीस में यही हुआ। वहां तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचा और एथेंस के दक्षिण में वो जो प्राचीन पोसीडॉन मंदिर है ना, हाँ हाँ। उसके पास एक बड़ी जंगल की आग भड़क उठी। अच्छा, मतलब ऐतिहासिक स्थल के पास। जी। उस आग की वजह से वहां का तटीय हाईवे बंद करना पड़ा, लोगों को निकालना पड़ा। सोचिए, 130 फायर फाइटर्स, विमान, हेलीकॉप्टर्स लगे उसे बुझाने में। काफी बड़ी आग रही होगी फिर तो। हाँ, और पुर्तगाल में भी करीब 2/3 देश जंगल की आग के हाई अलर्ट पर है। लिस्बन में तापमान 42 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। बाप रे। तो ये घटनाएं सिर्फ तात्कालिक नुकसान नहीं करती, इनके दूरगामी मतलब इकोलॉजिकल परिणाम होते हैं। बायोडायवर्सिटी को खतरा होता है। तो इन सब के पीछे कारण क्या माने जा रहे हैं? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? देखिए, मुख्य कारण तो ज्यादातर विशेषज्ञ मानव जनित जलवायु परिवर्तन को ही मान रहे हैं। क्लाइमेट चेंज। जी। इसके अलावा शहरों में एक और चीज होती है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हाँ, वो कंक्रीट की वजह से। बिल्कुल। इमारतें हैं, कंक्रीट है, सड़कें हैं, ये सब गर्मी को सोख लेते हैं और रात में भी उसे धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। अच्छा। तो शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाते हैं। सही। और वो हीट डोम का भी जिक्र आ रहा है बार बार, वो क्या चीज है? हाँ, देखिए, इटली का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसर्च है, वहाँ की एक शोधकर्ता है इमानुएला पियर विटाली। वो बताती हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हीट वेव अब ज्यादा लगातार और ज्यादा तीव्र होती जा रही हैं। और इस मौजूदा गर्मी की एक बड़ी वजह हीट डोम है। ये असल में एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है मौसम का। हाई प्रेशर? हाँ, जो एक तरह से ढक्कन की तरह काम करता है। वो गर्म हवा को एक बड़े इलाके के ऊपर रोक लेता है, उसे फैलने नहीं देता। अच्छा, तो गर्मी वहीं फंसी रहती है। बिल्कुल। और तापमान लगातार बढ़ता जाता है।
ये जो अभी डोम बना है, ये उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवा खींच रहा है, जिससे दक्षिणी यूरोप में हालात और खराब हो रहे हैं। समझ गया। पिछले साल लैंसेट पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट आई थी, वो तो और भी डराने वाली तस्वीर पेश कर रही थी। कह रहे थे कि सदी के अंत तक यूरोप में गर्मी से होने वाली मौतें तिगुनी हो सकती हैं। हाँ, वो रिपोर्ट वाकई चिंताजनक थी और उसमें ये भी कहा गया था कि सबसे ज्यादा खतरा इटली, ग्रीस, स्पेन जैसे दक्षिणी देशों को ही है। और देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पेरिस समझौते का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला लक्ष्य पा भी लेते हैं, तब भी हाँ, तब भी 2100 तक गर्मी और ठंड से होने वाली कुल मौतें आज के करीब 4,60,000 से बढ़कर 4,50,000 तक पहुंच सकती हैं। ओह माय गॉड! तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये कोई 1-2 साल की मौसमी घटना नहीं है। ये एक लंबी, एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है और इसके लिए हमें फौरन और स्थायी समाधानों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यूरोप एक अभूतपूर्व गर्मी का सामना कर रहा है। इसका असर स्वास्थ्य पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर, पर्यावरण पर, सब पर गंभीर पड़ रहा है। जी हाँ। और कारण जलवायु परिवर्तन, अर्बन हीट आइलैंड और ये हीट डोम जैसे फैक्टर्स। भविष्य के लिए संकेत वाकई चिंताजनक हैं। बिल्कुल। और इन घटनाओं को, इनके कारणों को समझना मेरे ख्याल से यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर पर्यावरण और समसामयिक मामलों के सेक्शन के लिए, और वैसे भी दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि जैसे जैसे मौसम की ऐसी चरम घटनाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और ज्यादा आम और तीव्र होती जाएंगी, तो हमारे समाजों को, हमारी सरकारों को इनसे बचाव के लिए और इनके साथ ढलने के लिए, अडेप्ट करने के लिए किन बुनियादी ढांचागत और नीतिगत बदलावों पर फौरन ध्यान देना होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। बुनियादी ढांचा और नीतियां। जी। इस विषय पर आपकी क्या राय है, या अगर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर। और अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।